Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we're back with another session for UPSC CSAT, and the topic that we'll be discussing today is conclusion. So in the previous few sessions, I've been discussing with you how to solve inference based questions, corollary based questions. Then we discussed how to solve assumptions based questions. Today we'll be discussing how to look at conclusion based questions. But before we go any further, I would like to inform you about the comprehensive CSAT guidebook that we are providing you for free of cost. So this is an ebook and it has everything that you need to prepare for your CSAT exam, ranging from sources, strategies, and syllabus, and everything that you need to know individually about any and every section that there is. So get benefited, and this ebook is free of cost. You can find the description of this ebook in the so you can find the link to download this ebook in the description of the video, and this is going to be a very beneficial book for you. So go get benefited and target 70 plus score very easily. So let's start with today's session. So first of all, let's understand what conclusion is all about, right? So कंक्लूजन बेसिकली होता क्या है गाइस? सी, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है एज सच, लेकिन I'll explain it to you with the help of examples today. राइट, कंक्लूजन हम सबको पता है कि किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट जो निकलता है उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन. मैं इसमें आपको स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज आई बी टेकिंग अनदर सेशन टुमारो जिसमें मैं आपको एक क्रिटिकल मैसेज और कंक्लूजन के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा. राइट, इसलिए मैं आपको आज आपको इसकी डेफिनेशन नहीं देना चाह रहा, बिकॉज वो बहुत क्लोज हो जाते हैं कंक्लूजन और क्रिटिकल मैसेज, कि कंक्लूजन क्या निकलता है और क्रिटिकल मैसेज क्या दिया जाता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट सेशन. बट टुडे आई विल एक्सप्लेन व्हाट कंक्लूजन इज ऑल अबाउट विद द हेल्प ऑफ विद द स्टेटमेंट्स. सो कंक्लूजन क्या होता है गाइस? किसी सिनेरियो का, राइट, जब हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें क्या तात्पर्य मिलता है, राइट, व्हाट कैन वी कंक्लूड आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज. सो कंक्लूजन कभी आपको एक स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा. फॉर कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव टू रीड द होल पैसेज, राइट. तो पूरा पढ़ के आपको समझ आएगा कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है. सो व्हाट इज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ दैट पैसेज इज कॉल्ड कंक्लूजन in the exam. So we'll start by practicing some statement based questions, right, and then we'll look at a previous year passage as well, right. So conclusion basically is what is the intended purpose, right, the intended purpose of the author to write to write a passage. जो ऑथर का इंटेंडेड पर्पस होता है कि ये पैसेज उसने क्यों लिखा है, उसका ये पैसेज लिखने का तात्पर्य क्या था, कारण क्या था, उसे हम कंक्लूजन बोलते हैं. कि जो बात, सारी बात का निचोड़, जिसको हम क्रक्स बोलते हैं. सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द क्रक्स ऑफ द पैसेज, कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. और आपको एग्जाम्स में क्रक्स पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं बाय द वे. सो आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट कैन बी अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड व्हाट कुड बी द क्रक्स ऑफ द पैसेज. सो दोनों आपको मिलते हैं, दोनों सेम तरह से सॉल्व किए जाते हैं. सो क्रक्स या कंक्लूजन क्या होता है कि उस पूरे पैसेज का निचोड़, कि उसमें अब वो ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट, और कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. सो जैसे हम बोलते हैं ना कंक्लूजन, कि भाई एंड में जो बात कही जाए, राइट, कि हम आगे क्या देख सकते हैं इसमें, व्हाट कैन वी कंक्लूड by reading the passage, that is called a conclusion. So let's try solving it with the help of some statements. तो पहली स्टेटमेंट है आपके पास, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड इन यूरोप हैज ब्रॉट अबाउट मॉडर्न एज. ब्रॉट अबाउट मतलब लेके आना, ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई बदलाव करना. तो क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पहले यूरोप में शुरू हुआ था, वो मॉडर्न एज की शुरुआत थी, वो मॉडर्न एज लेके आया है हमारे लिए, राइट. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which started in Europe has brought about, so industrial revolution has brought about modern age. Industrial revolution के साथ modern age शुरू हुई है. So what can be the conclusion that we can make from this? There are two conclusions given. You have to choose which is right and which is wrong. First is disparity between rich and poor results in revolution. क्या rich and poor की कहीं बात हो रही है इसमें? I don't think so. रेवोल्यूशन ओवरहॉल्स सोसाइटी. अब ओवरहॉल का मतलब क्या होता है गाइस? सोसाइटी को बदल देना. कि रेवोल्यूशन जो भी होता है, किसी भी प्रकार की जो क्रांति होती है, क्रांति हमेशा वो नहीं होती वायलेंट जो होती है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्रांति आना मतलब एक स्पीड में कोई चीज़ का ग्रो करना. तो रेवोल्यूशन ओवरहॉल सोसाइटी, ये कहना चाह रहे हो कि भाई कोई भी क्रांति आने से समाज बदल जाता है, विच कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज. कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से मॉडर्न एज आई है. अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता तो अभी हम घोड़ों पे, गधों पे ही ट्रैवल कर रहे होते. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन overhauled the society, मतलब it changed the society. So right conclusion is option number 2. Second statement देखते हैं guys, a large majority of the workforce in India is unorganized. के बहुत सारी, a large majority
majority जो कह रहा है वो कि a large majority of the workforce, जो कारीगर हैं, जो लोग मजदूर हैं इंडिया में, they are unorganized, मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है गाइस, जो फॉर्मल तरीके से बैंक के थ्रू जो सैलरी आती है और बैंक के थ्रू टैक्स कटता है, वो सब होता है ना, वो ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन जब हम लेबरर्स को, मजदूरों को जो हम ऐसे ही पैसे दे देते हैं बिना टैक्स के, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दिस इज नॉट कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड। मोस्ट ऑफ देम अर्न आइदर द मिनिमम, ज्यादातर उनमें से दे अर्न आइदर द मिनिमम और अनसर्टन वेजेस, या तो मिनिमम वेजेस अर्न करते हैं या अनसर्टन, कभी किस दिन कुछ मिल गया, कभी किस दिन कुछ मिल गया, ज्यादा मिल गया, किस दिन कम मिल गया। वाइल अदर्स आर एंगेज्ड इन सन्ड्री जॉब्स। सन्ड्री जॉब्स क्या होते हैं, जो उनको जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए। सन्ड्री इज एवरीथिंग एवरीवेयर विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, तो दैट इज सन्ड्री। तो वो क्या कह रहे हैं कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और ज़्यादातर उनमें से या तो मिनिमम वेजेस कमाते हैं, अनसर्टन वेजेस कमाते हैं, या फिर जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनको काम मिल जाए वो काम कर लेते हैं। तो इट्स अ पुअर सिचुएशन। नाउ व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? The conclusions given are: the workers in the organized sector get better facilities and stay longer in their jobs. The workers in the organized sector get better facilities, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं और वो अपनी जॉब में ज़्यादा लंबा रहते हैं। या सेकंड है, सम वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द वर्कफोर्स हैव अ रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम। ना देखो, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट बेटर फैसिलिटीज एंड स्टे लॉन्गर इन देयर जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। या तो वो मिनिमम वेजेस कमाते हैं या फिर जो उनको काम मिल जाए वो करते हैं। तो इसमें सही कंक्लूजन क्या निकलता है? सम वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द वर्कफोर्स हैव अ रेगुलर एंड अ फिक्स्ड इनकम, ये कहना चाह रहा है वो, इससे ये कंक्लूजन निकालना है हमें? नहीं। द कंक्लूजन इज के अगर वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते तो उनको बेटर फैसिलिटीज मिलती, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे टैक्स कटता है, वहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग होता है, उसमें लॉज होते हैं बाकायदा लीगल, उसके आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज़्यादा अच्छा कमाते हैं और ज़्यादा लंबा अपनी जॉब में रहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से वो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, तो पीपल शुड स्ट्राइव टू वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यही कह रहे हैं, द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर्स मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, दे गेट बेटर फैसिलिटीज, दैट इज ट्रू, एंड दे स्टे लॉन्गर इन देयर जॉब्स, ठीक है। और वो अपनी जॉब में लंबा रहते हैं, तभी वो ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही क्या है, ठीक है, तरीके से बनाया हुआ, तो वो जॉब जल्दी से लोग नहीं छोड़ते। सो दैट इज द राइट कंक्लूजन। कि लेकिन ये कहना सम वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द वर्कफोर्स हैव अ रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम, नहीं यार, उसने बोल दिया ज़्यादातर तो मिनिमम कमाते हैं, अनसर्टन वेजेस कमाते हैं, बाकी जो है वो सन्ड्री जॉब्स कमाते हैं। तो मतलब उसमें रेगुलर और फिक्स्ड हो क्या गया यार? क्या ये कंक्लूजन तो नहीं देना चाह रहा ना वो तो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेटर है एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Third, guys, after this amendment to the constitution, no child below the age of 14 years will be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये बदलाव लाने के बाद किसी भी 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हैजार्डस काम पे नौकरी नहीं दी जाएगी। ये चेंज होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए चाइल्ड लेबर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आए थे, इसके उसकी बात कर रहा है वो, कि उसके वो बदलाव होने के बाद कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा ऐसे काम नहीं करेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बिफोर दिस अमेंडमेंट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स वर एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्री और माइन, ठीक है। द एम्प्लॉयर्स मस्ट नाउ अबाइड बाय दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे देखो गाइस, अगर सच बताऊं तो दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं। अब वहाँ पे हो सकता है आपको वो ऑप्शन मिले, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, वो वाले ऑप्शन भी होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में दोनों कंक्लूजन सही हैं। देखो अमेंडमेंट क्यों लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो फॉलो हो रहा होता तो फिर ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही ना होती ना। तो इसका मतलब इससे पहले 14 साल से नीचे के बच्चे ऐसी फैक्ट्री में और माइन में काम कर रहे थे, तभी तो अमेंडमेंट लाए हैं। और दूसरी चीज़ भी ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट नाउ अबाइड बाय दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया तो वो जुडिशियस हो गया और उस पर फिर सज़ा भी मिलेगी। अब कोर्ट केसेस भी होंगे अगर पकड़े गए तो उसको एक अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का जो पर्पज़ था वो था एक तो ये रोकना और लोगों के अंदर ये चीज़ अवेयरनेस लाना कि छोटी उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता। दैट इज द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस स्टेटमेंट बोथ द कंक्लूजन स्टैंड करेक्ट, ठीक है। वो आपको पेपर में भी ऐसे मिलता है बहुत बार, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट अ प्रीवियस ईयर पैसेज। देखते हैं, एक पैसेज ट्राई करके देखते हैं कि हम इसको सही तरह से समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको एक असेंशियल या लॉजिकल मैसेज ढूंढना है। वो मैसेज वही होता है कि क्या क्रक्स है पैसेज का या क्या
कंक्लूजन है पैसेज का। तो व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज? तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। वी लिव इन द डिजिटल टाइम्स, तो सच बात है, डिजिटल दुनिया में जीते हैं। वी लिव इन डिजिटल टाइम्स, द डिजिटल इज नॉट जस्ट समथिंग वी यूज स्ट्रेटेजिकली एंड स्पेसिफिकली टू डू अ फ्यू टास्क। डिजिटल ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ काम स्पेसिफिक काम के लिए यूज करते हैं डिजिटल को, बाकी सारा हमारा वही है पुराना। नहीं, आर वेरी परसेप्शन ऑफ हु वी आर, हाउ वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड अस एंड द वेज in which we define our domains of life, labor and language are hugely structured by digital technologies। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ काम के लिए हम डिजिटल यूज करते हैं, हम जो हैं, हम जैसे कनेक्ट करते हैं और अपने आप को जैसे डिफाइन करते हैं, अपनी लाइफ को, लेबर को, काम को, लैंग्वेज को, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चर होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे दिखाया जाता है। ठीक है, द डिजिटल इज एवरीवेयर एंड लाइक एयर इनविजिबल। डिजिटल हर जगह है यार, सुबह उठो, फोन है, टाइम देखना है, मोबाइल है, मैसेजेस चेक करने हैं, रेसिपी देखनी है, खाना बनाना है, उबर बुक करनी है, ऑफिस जाना है, वहाँ काम करना है। तो एवरीथिंग टुडे हैज बिकम डिजिटल अराउंड यू, फ्रॉम द मोमेंट you get up in the morning and by the time you sleep, everything you are dealing with digital systems. So we live within digital systems, we live with intimate gadgets, we interact through digital media, and the very presence and imagination of the digital has dramatically restructured our lives. कि हम डिजिटल तरीकों से जीते हैं, डिजिटल तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं, डिजिटल मीडिया पे अपने आप बातें रखते हैं, और जो इमेजिनेशन है डिजिटल और प्रेजेंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसी ने हमारी लाइफ को बहुत अलग तरह से बदल दिया है। द डिजिटल फार फ्रॉम बीइंग अ टूल, के सिर्फ एक टूल ना होने के बजाय द डिजिटल फार फ्रॉम बीइंग अ टूल इज अ कंडीशन, it is a condition and context that defines the shapes and boundaries of our understanding of the self, the society and the structure of governance। के डिजिटल से हम सिर्फ वो टूल नहीं है कोई काम करने का, कैलकुलेटर की तरह नहीं है कि भाई कैलकुलेशन के लिए चाहिए सिर्फ वो, नहीं, इट्स अ कंडीशन एंड अ कॉन्टेक्स्ट जिससे हम अपनी बाउंड्रीज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपनी सोसाइटी को और अपने गवर्नेंस को समझने में के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट इज द मैसेज कन्वेड? कि वी आर सराउंडेड बाय डिजिटल, everyone is surrounded by the digital in everyday day-to-day life, and you are defined by the way we survive in a digital world. So now look at the conclusions. All problems of governance can be solved by using digital technology। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस, मैंने आपको क्या बताया था गाइस, एक्सट्रीम ऑप्शंस हमेशा एलिमिनेट होते हैं। सारी प्रॉब्लम गवर्नेंस की हो सकती हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से? नो। स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। Okay, fair enough. Our creativity and imagination cannot be expressed without digital media। ये फिर एक्सट्रीम हो गया कि विदाउट डिजिटल मीडिया हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम स्टेज पे जाके फिजिकली भी कर सकते हैं चीज़, राइट? तो दैट इज अगेन रॉन्ग। यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम्स इज इंपैरेटिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन फ्यूचर। ये दो लग रहे थे कि दो हो सकते हैं। अब उसने क्या बोला, आप देखो ए और सी एलिमिनेट हो गया शुरू से ही। स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। ठीक है, यही बात कह रहे हो। यूजिंग और यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम इज इंपैरेटिव, ये जरूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन फ्यूचर। ये कोई बात थोड़ी हुई कि फ्यूचर में जीने के लिए, इंसान को जीने के लिए डिजिटल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द कंक्लूजन और द मैसेज कन्वेड। द मैसेज कन्वेड इज, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ एंड द वे वी लिव, राइट? दैट इज व्हाट वी कॉल digital technology, right? We are impacted by digital on a day-to-day basis. So the right conclusion is, speaking of digital technologies is speaking of our life and living. So this is how we solve conclusion based questions कि क्या उसमें पर्पस है उस पूरे पैसेज का। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो let us help you, you can join us in a comprehensive CSAT course where we are making you ready for CSAT in only 100 hours. Only 100 hours, and you can score beyond 70 in very easily in this paper. So in this course we are providing you all the concept classes that you need to prepare, to work in the right direction. There's a test series to test your performance. Then there is a weekly live doubt session where you can ask your questions, queries, and there will be live revision classes before the exam where we'll be helping you with your doubt sessions right before the exam. You know us very well. You know Vishnu sir, he is the quants faculty. You know me, I'm Narveer. I look after the English part, and you know Meghna ma'am, she is the faculty for reasoning here. So if you want to join us, the link for our course has been given in the description of the video. Come join us and get benefited in the journey of your UPSC CSAT. I hope the inputs that we are giving you in these sessions, they will definitely help you in the long run. So guys, don't forget to like the session. Please don't forget to share it. Now, I do not usually ask this, but
uh, this is the need of the hour. So don't forget to like the session, and this is the least you can do, guys, actually, right? So don't forget to like the session, don't forget to share it with your peers so that they can also get benefited from it. And guys, if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number 8146207241 during the office hours, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that is our email address, hello@edutap.co.in, if you have any doubts or if you have any queries. So I'll see you again tomorrow in another session for critical message, and there we'll look at what is the difference between conclusion and critical message and how to solve those. So I hope this session was helpful. Thank you for your receptiveness, and thank you for your precious time. Keep up the good work, guys. God bless you all, and I wish you all the success in your endeavors ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you.